नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट को हिंदी में हम भविष्य अनिश्चित काल कहते हैं। इस टेंस में क्या होता है कि काम का भविष्य काल में होना तो पाया जाता है, लेकिन ये टेंस हमें ये नहीं बताता है कि हमारा जो काम है वो भविष्य में पूरा हो गया या भविष्य में जारी है। यानी काम का सिर्फ भविष्य में होना पाया जाता है, लेकिन उसके जारी रहने या पूरा होने का बोध नहीं होता है, इसीलिए इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। इसकी हिंदी में पहचान है कि हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे ये शब्द लगकर आते हैं। आपको ध्यान रखना है, केवल गा, गी, गे नहीं, क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे, तो आप तुरंत समझ जाइए कि वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव को हिंदी में हम साधारण वाक्य कहते हैं। कुछ लोग इसको सकारात्मक, स्वीकारात्मक, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें ना तो नहीं लगा हो और ना ही प्रश्न किया गया हो, ना ही आज्ञा दी गई हो, यानी जो सादा सिंपल वाक्य हो वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इनको कैसे बनाते हैं वो अभी आपको हम समझाएंगे। पहले हम इसकी एचवी के बारे में जान लेते हैं। एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया, जिसको शॉर्टकट में हम एचवी लिखते हैं। तो दो एचवी इस टेंस में लगती हैं, पहली विल और दूसरी शैल। इनको याद रखना बड़ा आसान है, मैंने आगे लिख भी दिया है। शैल सिर्फ आई और वी के साथ लगता है। आई मतलब मैं और बी माने हम। बस इन दो शब्द को आप ध्यान रखिए कि आई और वी आए तो हमें शैल लगाना है, बाकी अन्य कोई भी सब्जेक्ट करता आए तो उसके साथ हमें विल लगाना है। इसका मतलब सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सिर्फ आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल। सेंटेंस बनाकर आपको दिखाते हैं। वह खाना खाएगा, तो खाएगा, सबसे पहले हम पहचान देखेंगे। यहाँ पर खाना क्रिया है, उसमें गा लगा है, हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। और ना ही नहीं लगा है, ना ही प्रश्न किया गया, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। यानी गा लगा, तुरंत देखा आपने, और खाएगा क्रिया है, खाए क्रिया है और गा उसमें लगा, तुरंत समझिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वह खाना खाएगा, यानी काम भविष्य में हमारा होगा खाने का, लेकिन ये पता नहीं लग पा रहा है कि काम जारी रहेगा या पूरा हो जाएगा, इसीलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। कैसे बनाएंगे? आपको मैंने बताया था, गाने की तरह रट लीजिए, कर्ता क्रिया कर्म, यही सिस्टम है, कर्ता क्रिया कर्म। सबसे पहले अफर्मेटिव है, सबसे पहले कर्ता। तो खाना कौन खाएगा? उत्तर मिला वह, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी ही। अब ही के साथ हम एचवी यानी सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? अभी मैंने आपको बताया था, सिर्फ आई और वी को छोड़कर अन्य सभी के साथ विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी का मतलब वर्ब यानी क्रिया का एक डंडा। फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इस बात को ध्यान रखना है। तो वह यहाँ पर क्या कर रहा है? वह यहाँ पर खाने का काम कर रहा है, तो खाएगा हमारी क्रिया हो गई। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या लगती है? ईट। फिर ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, तो क्या खाएगा? खाएगा क्या? तो हमें उत्तर मिला खाना, तो खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी फूड। हमारा सेंटेंस बन गया, ही विल ईट फूड, वह खाना खाएगा। कितना सिंपल है। अब बताइए, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस आ जाए तो क्या इस सूत्र के माध्यम से आप सेंटेंस नहीं बना लेंगे? आई होप आप क्लियर बना लेंगे। बहुत ही सरल है, पहले सब्जेक्ट, फिर एचवी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अगला सेंटेंस सेल वाला देखते हैं। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाना यहाँ पर क्रिया है, उसमें गा लगा हुआ, आप तुरंत समझ गए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का और अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ना ही इसमें नहीं आया है, ना ही इसमें प्रश्न किया गया है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाएगा कौन? उत्तर मिला मैं, तो मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी आई। अब आई के साथ हम एचवी क्या लगाएंगे? मैं आपको बता चुका हूं, आई के साथ शैल, तो एचवी हमारी आ जाएगी शैल। उसके बाद वर्ब का एक डंडा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैं यहाँ पर कर क्या रहा है? मैं यहाँ पर पढ़ाने का काम कर रहा है, तो पढ़ाना हमारी क्रिया हो गई क्या? फर्स्ट फॉर्म टीच, आई सेड टीच। फिर उसका मतलब, उसके बाद ओ मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर दो है। ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पर क्रिया का असर पड़े, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कोई निर्जीव चीज होती है और इनडायरेक्ट में कोई सजीव होता है। तो पहले जो सजीव है उसकी इंग्लिश लगाएंगे, उसके बाद जो निर्जीव है उसकी। अगर सजीव की इंग्लिश बाद में लगाएंगे तो उसके साथ टू या फार लगाना पड़ता है, लेकिन हम पहले सजीव की इंग्लिश लगाएंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा किसको लगाकर आप क्वेश्चन कीजिए, मैं किसको पढ़ाऊंगा? उत्तर मिला तुम्हें, तो तुम्हें की इंग्लिश यू। और क्या पढ़ाऊंगा, क्या लगाकर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन करो तो तुरंत हमें जो डायरेक्ट यानी जो निर्जीव वाला ऑब्जेक्ट है उसका पता लग जाता है। तो क्या पढ़ाऊंगा? अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, यानी इंग्लिश।
हमारा सेंटेंस बन गया, आई शैल टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। यानी पहले सब्जेक्ट, फिर HV, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनमें जो सजीव है वो पहले और जो निर्जीव है वो बाद में। आई शैल टीच यू इंग्लिश। आई होप ये सेंटेंस आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे, और इस सेंटेंस के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि कोई भी सेंटेंस अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर अफर्मेटिव आ जाता है तो उसको आप बड़े आराम से ही बना लेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है कोई, तो उसको आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि अगर आज्ञा धमकी प्रतिज्ञा, ठीक है, आज्ञा धमकी प्रतिज्ञा और दृढ़ निश्चय, अगर ये भाव अगर वाक्य में प्रकट होते हैं तो वहां पर शैल और विल का प्रयोग उल्टा हो जाता है। तो क्या होता है कि आई और वी के साथ हम विल लगाते हैं और बाकी अन्य सभी के साथ शैल लगाते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। नॉर्मली वाक्यों में जो है विल और शैल का जो पैटर्न मैंने पहले बताया था वही है, लेकिन अगर आज्ञा धमकी प्रतिज्ञा और दृढ़ निश्चय, अगर ये चीजें किसी वाक्य में प्रकट होती हैं, ये भाव अगर निकल के आते हैं तो आई वी के साथ यानी प्रयोग उल्टा हो जाता है। आई वी के साथ विल और अन्य सभी के साथ शैल लगता है। आई होप आज के सारे सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, गेट नॉलेज, बाय बाय, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।